तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सलीम साफ़ी ऑफिशियल चैनल पर आपको हम खुशामदीद कहते हैं और साफ़ी साहब और हम एक मरतबा फिर एक साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब, आज हम जिन टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं अपने नाज़रीन से भी शेयर कर लेते हैं। पहला इशू है मिसिंग पर्सनस के हवाले से। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पेश हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस इशू को टेकअप करने की बात की है। अब देखना यह है कि आया वो इस इशू को रिजॉल्व कर पाते हैं या फिर नहीं। इसके अलावा परवेज इलाही साहब जो कि सीएम पंजाब तो बन गए, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो बुज़दार साहब का एक नया वर्जन है, एक इंडिपेंडेंट सीएम के तौर पर वो काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। आखिर इसकी वजह क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और ही मशहूर ज़माना कैरेक्टर है फरहत शहजादी साहिबा का, जो पिछले काफ़ी अरसे से ज़ेर बहस है। इनके कुछ नए कारनामे भी सामने आ रहे हैं, लेकिन आखिर वजह क्या है कि चाहे विफाक हो चाहे सूबा हो, किसी भी सतह के ऊपर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमरान खान साहब जो कि पिछले काफ़ी अरसे से एक के बाद एक कार्ड इस्तेमाल करते नजर आते हैं, इस मरतबा वो मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, ये वो तमाम इशूज हैं जो कि आज हमारे प्रोग्राम के एजेंडा पर हैं। तो साफ़ी साहब, आगाज हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मिसिंग पर्सनस। आज शहबाज शरीफ साहब को खुद आना पड़ा और कहना पड़ा कि मैं इस मसले को टेक ओवर करूंगा और मैं इसे हर सूरत में हल करूंगा। आपको लगता है इतना आसान होगा ये? देखिए, अक्सर मैं भी ये कहता हूँ कि सब सियासतदान खुसूसन ये जो बड़ी जमातें एक जैसी हैं, लेकिन कम से कम इतना फ़र्क तो है कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या बाकी सबको अगर FIA की तरफ से बुलाया गया तो वो उधर गए, अगर NAB की तरफ से बुलाया गया तो वो बग़ैर किसी रुकावट के उधर गए, अगर अदालत की तरफ से बुलाया गया तो वो उधर गए। मरियम नवाज़ हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो या जो कुछ भी हो, तो वो पेश होते रहे। अब मसलन आज भी इमरान खान साहब ने एक नई अदालत के हुक्म की अदूली की है। ये जो उनके ख़िलाफ़ इंसदादी दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज हुआ है, तो उसमें अदालत का हुक्म था कि वो GIT के सामने तफ्तीश के लिए पेश हों, और आज इस्लामाबाद पुलिस ने उनको बुलाया था। और ज़ाहिरी बात है उनके साथ सिक्योरिटी के जो दीगर लोग हैं, उनमें एक इस्लामाबाद पुलिस के SP भी हैं, तो उनके ज़रिए ही उनको समन किया गया था। ये नहीं है कि उन तक इत्तला नहीं पहुँची थी, लेकिन आज उन्होंने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी एक बार फिर कर दी और बग़ैर किसी उज़र के, बग़ैर किसी वकील को भेजने के, बग़ैर किसी वजह के इमरान खान साहब जो है अदालती हुक्म के बावजूद आज उस GIT के सामने पेश नहीं हुए। दूसरी तरफ ये अच्छी बात है और होना भी यही चाहिए कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिसिंग पर्सन के मसले पे पेश हुए। तो रवैयों में इतना फ़र्क तो लेकिन है। मैं आपसे असल में बात ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या शहबाज शरीफ साहब चले पेश तो हो गए, अच्छी मिसाल कायम कर ली, खान साहब नहीं कर रहे, लेकिन लगता है आपको कि जो वर्ड्स उन्होंने अदा किए कि इस मामले को मैं खुद देखूंगा, कमेटी जो बनी है उसको मैं खुद रिव्यू करूंगा, देखूंगा कि किस तरह इस इशू को टेकअप करती है, ये इतना सेंसिटिव इशू है, क्या शहबाज शरीफ साहब कर सकेंगे कुछ इसमें? ये है कि उनको जो अदालत को यकीन दहानी कराई है, शहबाज शरीफ साहब को इस मामले को सीरियस लेना चाहिए। देखिए, एक समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने फरमाया था कि मिसिंग पर्सन बनाने से ज़्यादा जो है बेतौकीरी किसी इंसान की नहीं हो सकती है। वो शहबाज गिल के केस के कंटेक्स्ट में उन्होंने ये बात की थी और मैं उससे 100% मुत्तफिक हूँ। एक जगह पे उन्होंने फरमाया था कि ये इंसानी आइन की बदतरीन खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये अल्फाज भी उनके बिल्कुल पढ़कर सुनवाया उन्होंने आर्टिकल 7। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि ये कत्ल से भी संगीन जुर्म है। मसलन मैंने मिसिंग पर्सन की फैमिलीज़ की जो सूरत हाल देखी हैं, ठीक है, मसलन ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन वो अल्लाह ने एक ऐसी मैकेनिज़्म रखी है इंसानी जिस्म के अंदर, दिमाग के अंदर, कि कुछ अरसे बाद वो ज़ख़म मुंदमिल हो जाते हैं। माँ बाप से ज़्यादा अजीज़ कोई चीज़ नहीं होती, वो भी इंसान भूल जाता है। लेकिन एक तो वो अरबी का मक़ूला है ना कि इंतज़ार जो है वो कत्ल से ज़्यादा तकलीफ दे है। अच्छा, दूसरा ये है कि मसलन माँ वो अपने बेटे के लिए अब उसको पता नहीं है कि मेरा बेटा ज़िंदा है कि मुर्दा है, वो किस हालत में है, उस माँ पे क्या गुजरती होगी। अच्छा, उस बीवी पे क्या गुजरती होगी जिसका शौहर मिसिंग है, ठीक। और इसके कई ऐसे पहलू हैं जिस पे लोग ध्यान नहीं देते। बच्चों पर क्या गुजरती होगी। अच्छा, जो बच्चे अपने बाप की रात तक रहे हैं,
ठीक है, मसलन बाज़ ऐसे केस हुए हैं कि 5 साल उसने इंतज़ार किया, 5 साल बाद उनको पता चला कि जी वो तो मर गया है। ठीक है, अच्छा आप फिर उसकी ना लाश देखें ना और कुछ देखें तो कितनी बड़ी अजियत है। नहीं लेकिन सभी सब ये तो एक इमोशनल फैक्टर है ना। नहीं, इसका एक मैं और आपको एक सोशल फैक्टर बताता हूँ। मसलन स्वात में एक वाक़या हुआ था। अब एक खातून थी, वो बेचारी जो थी दूसरी शादी भी नहीं कर सकती थी। अगर शौहर मर गया तो खातून के पास ये हक है कि वो फिर दूसरी शादी कर ले, अपना घर बसा ले। वो उन्होंने कई साल तक इंतज़ार किया, उसका शौहर नहीं आया। उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली। अगले दिन धड़ाम से उसका शौहर जो है वो बरामद हो गया। अब आप मुझे बताएं कि इस मसले को कैसे सुलझाएं। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक करारदाद पेश हुई थी कि जी इसके लिए कानून साजी की जाए कि जो खवातीन इस तरह की सूरत हाल से दो चार है ना। ये मैंने आपको सिर्फ ये बिल्कुल सोशल एंगल है, लेकिन प्रैक्टिकली अब प्रैक्टिकल ग्राउंड पे सब उंगलियां एक ही जानिब उठती हैं कि इदारे ये काम करते हैं। वो हमारी खुफिया एजेंसियों की तरफ जाती हैं। अच्छा, अब उसमें भी एक तरफ वो भी फंसे हुए हैं और दूसरी तरफ ये मुतासिरीन भी फंसे हुए हैं। अच्छा, एक तरफ ये भी है कि बहुत सारे जेन्युइन केसेस भी हैं, ऐसे लोग कि जो स्टेट के लिए, लोगों की जान माल के लिए ख़तरा था, उसका कोई दूसरा चारा नहीं था। मसलन अब सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ फंसी हुई हैं? सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पे फंसी, ये तो आप भी जानती है, मैं भी, कि इस मुल्क में रॉ भी सरगर्म अमल है। इसमें पिछले दौर में DSP सरगर्म अमल था, मगरबी ममालिक के ताकतें भी सरगर्म अमल हैं, फिर इसी तरह TTP जैसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बाकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, फिर हमारा अदालती निज़ाम। ठीक, हर जज जो है अथर में दल्ला नहीं होता। हमने खुद ये देखा हुआ है कि जजेस उनके केसेस सुनने से डरते हैं। बिल्कुल ठीक, तो ऐसे लोगों के साथ फिर एजेंसियां क्या करती, जो उनके साथियों के गले भी काटते थे, जो स्टेट के ख़िलाफ़ भी ये सब कुछ करते थे। अच्छा, फिर दुनिया के कई ममालिक में, मसलन अमेरिका में FBI को कानूनी तौर पर इजाज़त है पकड़ने की। ठीक है, पाकिस्तान में ISI को या MI को उसके लिए लॉ नहीं है और लॉ के तहत वो गिरफ्तार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अगर इस तरह के वाक़यात होते तो हम भी सवाल उठाते हैं कि यार जब ये APS वाले वहाँ से आ रहे थे तो हमारी एजेंसियाँ कहाँ थी? ठीक है, एजेंसियों का ये मसला है कि वो कहते हैं कि भाई पुलिस को दे या उनको दे। लेकिन अच्छा, जंगें जब होती है ना, हम तो जंग से भी गुजरे ना। बिल्कुल, तो जंगों में फिर आपने देखा कि अमेरिका ने गुआंतानामो बे किस लिए बनाया? क्योंकि उन्होंने इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी होते हुए अपने मुल्क पे वो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ लॉज है ना। अब एजेंसियों का ये मुअम्मा है। अच्छा, दूसरा एजेंसियों से पूछे, अब ये तादाद जो है ना, आज तक मुझे कोई मुत्तफ़िका तादाद नहीं मिली। कोई कहता है 8,000 है, कोई कहता है 5,000 है, कोई कहता है इतने हज़ार हैं, कोई कहता है इतने हज़ार हैं। ठीक, फिर ये भी था कि हमने मिसिंग पर्सनस कमीशन के लिए जो चेयरमैन बनाया है, माशाअल्लाह जस्टिस साहब जावेद इकबाल, वैसे तो जस्टिस कहना भी उनको मुनासिब नहीं है, तो उनकी हरकतें आप देखें चेयरमैन ने की हैसियत से, तो उनसे हम क्या खैर की तवक्को करें। लेकिन साहब सब दो पहलू है ना जिस पे अभी तक बात नहीं कर सके। एक ये है कि चलिए सारी चीज़ें अपनी जगह, इस पे कमेटी भी बनी, फिर इस पे एक कमीशन भी बन गया, फिर ऑब्वियसली उस पर तजावीज़ भी आई, लेकिन एंड रिजल्ट जो नट शेल है वो ये है कि जब तक हम कानून साजी नहीं करेंगे, जो आपकी बात से मैं समझी हूँ, तब तक एजेंसीज इसी तरह इसको अंडर कवर रह के काम करती रहेंगी, या फिर वो लोगों को लेके जाके अगर इंसाफ की कटहरी या पुलिस के पास ले जाए, इसको सोल्यूशन की तरफ कैसे लेके जाएंगे? पहली बात तो ये है कि कम है, ज़्यादा हैं, तादाद में ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन ये मामला आज से नहीं। ठीक, ये सन 2000 से शुरू है। ठीक, फिर मुख्तलिफ ऑपरेशनों के दौरान लोग पकड़े गए, फिर बलूचिस्तान की सूरत हाल में कराची में लोग पकड़े गए। तो ये हकीकत है कि हज़ारों की तादाद में लोग मिसिंग पर्सन हैं। कुछ वज़न उनकी बात में भी है, एजेंसियों के भी, कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अफ़गानिस्तान जाके तालिबान के साथ या किसी और ग्रोह के साथ मर गए हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं बलूचिस्तान में भी कि जो फैमिली को बताए बगैर कहीं चले गए हैं और वो उसमें या पार हो गए हैं या किसी बैरून मुल्क बैठे हुए हैं। लेकिन
इन सब कुछ के बावजूद ये है कि हज़ारों अफराद मिसिंग हैं और उनके घराने इस कर्ब से गुजरते हैं। अतर मिनल्लाह साहब नोटिस ले या ना ले, इस रियासत का ये फ़र्ज़ है कि इस मसले को हल कर दें। अब हल का मैं आपको तरीका बताता हूँ कि हल क्यों नहीं हो रहा। बाज़ औक़ात हमने देखा है कि मिलिट्री लीडरशिप में भी एक विल नज़र आती है और उनके यहाँ भी इस मसले की संगीनी को वो महसूस करते हैं, लेकिन उनको भी कोई हल नहीं सुझाई देता। एक तो ये है कि आज अगर वो इन लोगों को सामने लाते हैं, ठीक, तो दूसरे दिन कोई जाके रट कर देगा अदालत में कि इसने इनको गैर कानूनी हिरासत में रखा था, क्योंकि पहले से तो कोई कानून नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक तो हुकूमत को ये करना चाहिए कि एजेंसियों को कानून पास करे वन टाइम एमनेस्टी का, कि अभी तक इस सिलसिले में जो कुछ हुआ है, ठीक है, उनको एमनेस्टी दी जाए कि अगर उन्होंने इस तरह के लोगों को अपने पास रखा हुआ है तो वो इन बंदों को अगर सामने लाएंगे तो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। ठीक। दूसरा, ये मरकज़ की सतह पे हल नहीं हो सकता। इसके लिए चाहिए कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कराची, यहाँ ज़िली सतह पे कमेटियाँ बनाई जाए। उस कमेटी में ISI का मेंबर हो, उसमें IB का मेंबर हो, उसमें MI का मेंबर हो, उसमें लोकल जो MNA MPA है वो हों, या मसलन अगर कबाइली अजला है वहाँ PTM के नुमाइंदे हों, ठीक है, कुछ मशरान हों, वो अपने अपने ज़िले के लिस्ट सामने ला के रखते कि जी हमारे इतने लोग इस के मिसिंग हैं। वो हफ्ता 2 हफ्ता ले ले और उस तहकीक के नतीजे में वो एजेंसियां फिर ज़िले की सतह पे ये चीज़ मुमकिन है। मसलन अगर आप यहाँ पे बैठ के वज़ीरिस्तान के किसी बंदे को डिस्कस करते हैं कि जी वो तो ये काम कर रहा था, उसमें वो पार हो गया है, तो इधर कोई क्या जानता है। लेकिन वहाँ पे जब लोकल रिप्रेजेंटेटिव होगा, PTM का नुमाइंदा होगा, तो वो ये मालूम हो सकता है कि हाँ भाई वो बंदा, उसका मिलिटेंट के साथ कोई ताल्लुक था या नहीं था। और अगर खुदा न खास्ता जो लोग मर गए हैं, एजेंसियों के पास जो डिटेल्स हों किसी के बारे में कि भाई ये बंदा अफगानिस्तान में जाके, तो उसकी सही आदाद शुमार जो है वो सामने आने ज़रूरी है। अगर कोई पाकिस्तान के अंदर मारा गया हो तो उसको ये बताया जाए, और अगर कोई कहीं पे हो तो ये एमनेस्टी मिल जाने के बाद उसको सामने लाके अदालत के सामने पेश कर दिया जाए। बिल्कुल सही। कम से कम इसमें ये होगा कि वो लोग जो कि एजेंसियों की वज़ीर-ए-आज़म को ये चाहिए कि एक तो ये जो जावेद इकबाल वाला ड्रामा है, ये मिसिंग कमीशन का, ये ख़त्म कर दे, ठीक है, उसकी बजाय किसी जेनवन बंदे को उसका सरबराह बना दे। दूसरा, ज़िली सतह पे मुतासरा जगहों में आर्मी के साथ मिलकर ये इस तरह की कमेटियाँ बना दे और उसकी रिपोर्ट फिर 15 दिन या 20 दिन की बुनियाद पे वज़ीर-ए-आज़म को भी पेश की जाए और वो जाके अदालत को भी पेश करता रहे। और तीसरा कि एजेंसियों के इस खौफ को ख़त्म करने के लिए वो कानून साजी करें की जाए। एक तो वन टाइम उनको एमनेस्टी दें, और दूसरा अगर कोई एजेंसी गिरफ्तारी का राइट मांगती है तो वो जिस तरह पुलिस अब बंदे को गिरफ्तार कर लेती है तो अगले दिन डिक्लेयर कर लेती है, क्योंकि पुलिस के पास आईनी इख्तियार है। तो उस पर हमारे पॉलिटिशियन डिबेट करें कि क्या उनको ये इख्तियार मिलना चाहिए या नहीं, उसके लिए भी कानून साजी की नहीं, इसको पार्लियामेंट में अब आपने उनको मुल्क की सलामती की जिम्मेदारी तो दी है, लेकिन आपने उनको कानून नहीं, लेकिन उनके पास जो है कानूनी इख्तियार नहीं है। उनके पास वसाइल भी हैं और कल उनसे पूछा भी जाता है, तो जाहिर बात है फिर वो इल्जामात भी वही फेस करते हैं। नहीं, बिल्कुल सही। कानून साजी अगर हो जाए तो हर चीज कम से कम ऑन रिकॉर्ड होगी। अच्छा साफी साहब, दूसरा जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है और मेरा ख्याल है इस पे बात करते हुए, बल्कि पढ़ने के बाद ही मुझे खासी हंसी इस पर आ रही है। परवेज इलाही साहब की जो शख्सियत थी, एक्सपेक्टेशन ये थी कि कम से कम पंजाब में रूल करने के बाद और जिस किस्म के सिनेरियो से गुजर के उनके पास ये सीट आई है, तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ चेंजेस लाएंगे। पिछले टेन्योर में, माजी में बहुत कुछ किया था इन लोगों ने, लेकिन इस दफा हमें लग रहा है कि वो बुज़दार साहब की एक नई शक्ल में सामने आए। असल में पिछली मरतबा शहबाज शरीफ साहब ने भी पंजाब में इसलिए डिलीवर किया कि उनकी बैक मजबूत थी। मरकज में नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होते थे और तब परवेज़ इलाही साहब ने भी अगर डिलीवर किया था तो मरकज में
उनको मुशर्रफ की बैकिंग भी थी और शुजात साहब बैठे हुए थे और उस वक्त वो ताहयात आर्मी चीफ रखना चाहते थे, आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ साहब, तो उन सब की सपोर्ट उनको थी। अब के बार वो सूरत हाल नहीं है। अब के बार वो वज़ीर आला बने हैं इमरान खान साहब के रहमो करम से, और इमरान खान साहब को अमलन फिर चलाते हैं उनके घर की तरफ से जो बुशरा बीबी है उनकी हिदायत चलती है, और खुसूसन पंजाब में तो सारी दिलचस्पी उनकी। बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक है? वैसे जितना उनका सियासत से ताल्लुक है उतना मेरे ख्याल में किसी और का नहीं है। वो तो इमरान खान साहब ने खुद बतौर वज़ीर आज़म कहा था कि मैं हर मामला उनसे डिस्कस करता हूँ, और जब आप कौमी सलामती के मसलन DGISI के तकर्रुर और इस तरह के मामलात उनके कहने पे करें तो फिर तो बाकी चीज़ें बहुत छोटी हैं। तो अभी इसलिए मैं उनको कहता हूँ ना कि अब वो बुज़दार प्लस बन गए हैं। और तो मोनिस इलाही साहब जो उनके साहबजादे हैं वो भी किसी न किसी नई शक्ल में सामने आ रहे हैं, और उनको अगर आप देखें तो वो मैं खुरम जावेद, मैं चाहूंगी कि जरा नाज़रीन को थोड़ा सा प्रोफाइल आप बताएं, क्योंकि बहुत से लोग नहीं वाकिफ होंगे कि खुरम जावेद असल में देखिए ये जो सेनेटर फैसल जावेद है PTI के सेनेटर हैं बिल्कुल, और वो एयरफोर्स में थे, वो ADC थे इमरान खान के साथ। लेकिन ये दोनों भाई ये जो तो शखाना इस तरह के मामलात हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को बाकी लीडरों की तरह खुशामद बहुत पसंद होती है, तो ये दोनों उसमें नंबर 1 थे। तो जो बुशरा बीबी, क्योंकि ADC का एक काम ये भी है कि वो घर के मामलात को भी लुक आफ्टर करता है, तो वो किसी ज़माने में ओन चौधरी करता था, फिर जुल्फी बुखारी करता था, और फिर ये मामलात बतौर ADC वो खुरम जावेद किया करता था। अब उसने उसका इतना मज़ा ले लिया है कि उसने एयरफोर्स की नौकरी भी छोड़ दी। वो एयरफोर्स से इधर लाए गए थे, और अभी भी बुशरा बीबी के अहकामात को इम्प्लीमेंट करवाना या उनकी मामलात देखना ये उनकी ज़िम्मेदारी है। तो ज़ाहिरी बात है कि आधी हुकूमत इधर से चल रही है, तो वो मुनिस के ज़रिए सब उन्होंने उनके ज़रिए, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मुनिस जो है वो खुरम जावेद प्लस बन गए हैं। लेकिन किसके? परवेज इलाही साहब के या बुशरा बीबी के? नहीं, इमरान खान साहब के, खान साहब के लिए, ठीक है, क्योंकि अहकामात तो उनके चलते हैं ना। अब इससे बड़ी और ज़्यादा ताबेदारी क्या हो सकती है कि वो अपने PTI का जलसा करते हैं और आप उनके लिए हेलीकॉप्टर इधर सरकारी भेज देते हैं और उनको ड्रॉप कर लेते हैं, फिर उनको वापस ले आते हैं और फिर उधर वो जाते हैं। इससे ज़्यादा और ताबेदारी और खुशामद क्या हो सकती है? और उनका मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी ये पिछले दिनों मैं दुबई में था, कुछ न कुछ मैंने वहाँ से भी मालूम किया, तो मुझे पता चला कि जो फरा खान साहबा है या फ़रत शहज़ादी या जो उर्फ़ आम में उसको फ़रा गोगी कहते हैं, कि उन्होंने पुलिस अफसरान और ब्यूरोक्रेट जो उनके मनपसंद थे, एक पॉजिटिव लिस्ट और एक नेगेटिव लिस्ट कि इनको हटा दे और इनको लगा दे। फिर मानिका साहब ने एक लिस्ट बनाई हुई है और बुशरा बीबी, इन सब का। तो परवेज़ इलाही साहब ने जिस तरह बुज़दार साहब मनवान अहकामात तस्लीम करते थे मानिका ख़ानदान के या फ़रत शहज़ादी के और या बुशरा बीबी के, तो उन्होंने मनवान उसी तरह किया। उनके केसेस पे वो उसका, या अभी ताज़ा तरीन आपने देखा कि एंटी करप्शन का जो उनके ख़िलाफ़ था फ़रत शहज़ादी के ख़िलाफ़, तो वो उन्होंने ख़त्म करवा दिया। अलबत्ता सिर्फ एक दो उसमें मुश्किलात आ रही हैं, उसमें भी खान साहब बरहम है उस पर, क्योंकि ये वो लोग हैं मानिका ख़ानदान, फरा बीबी और बुशरा बीबी, कि उनके अहकामात को इम्प्लीमेंट करवाना इमरान खान साहब जो है अवलीन तरजीह देते हैं। आपने हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ ही गए, फरह साहिबा की जो शख्सियत है। चले अगर हम इसको लिंक भी करें तो फरह साहिबा के हवाले से इतने स्कैंडल्स आए, अराजी का स्कैंडल और न जाने क्या कुछ इनके नाम पे निकला, लेकिन उसके बावजूद भी किसी पॉइंट के ऊपर एक मरतबा इनके हस्बैंड ने आपको इंटरव्यू देते हुए कहा जी कि मेरी वाइफ पाकिस्तान आएंगी और फेस करेंगी, वो तो छुट्टियां गुजारने आई हैं, ना वो छुट्टियां उनकी आज तक खत्म हुई और ना वो पाकिस्तान वापस आई। तो कोई इसमें पूछने वाला नहीं है। कोई खान साहब का एक अलग नैरेटिव है कि जी वो तो बिल्कुल ठीक है, वो कहती है मैं तो इनको जानती नहीं, तो बस ऐसे ही आती थी। ये जो हुकूमत है, ये इसको हुकूमत कहना भी हुकूमत के लफ्ज की तौहीन है। पंजाब हुकूमत की बात नहीं, मैं मरकजी हुकूमत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो जरदारी साहब
अपने धंधों में लग गए हैं, मौलाना साहब अपने उसमें लग गए हैं, एक कैंचतानी हैं वजारतों की, ओहदों की, बाकी चीज़ों की, ठीक है। मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक क्रेफ्ट है, तो उनसे कोई ठोस काम नहीं हो पा रहा। एक तो ये वजह है कि वो केसेस बनाते, रजिस्टर्ड करते, वो प्रोसीजर बनाते। शहजाद अकबर साहब भी उधर जाके बैठ गए ना आराम से, जिन्होंने बाहर से सरमाया लाना था वो खुद उधर चले गए। और इसी तरह फरा बीबी भी उधर बैठी हुई है। अच्छा, कुछ दिनों में मेरी मालूमात के मुताबिक वो गुस्सा हो गई थी। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो अगर जो कुछ किया होगा तो वो तो मैंने बुशरा बीबी के लिए किया था, और मैं तो दरमियान में सिर्फ लिंक का काम देती थी। अच्छा, उन्होंने कोई और मुझे पंचिंग बैग बनाया हुआ है, और इमरान खान साहब और ये लोग उस शिद्दत के साथ मेरा दिफा नहीं कर रहे हैं। तो वो आना चाह रही थी, उसने कहा मैं आती हूँ पाकिस्तान, और 8 तारीख पिछले महीने की उन्होंने टिकट भी कटवाई थी। फिर जो बुशरा बीबी का बेटा है इब्राहिम मानी का, वो उनके पास गया, और कनाडा से उनके एक और दोस्त हैं उनको भी बुलाया, और उधर उनका मिन्नत तरला किया कि आप ना आए पाकिस्तान। तो एक तो खैर इस वक्त जाहिर बात है कि पहले तो ये केसेस वगैरह भी थे, लेकिन इमरान खान साहब और बुशरा बीवी खुद उनका मिन्नत तरला कर रहे हैं कि आप बाहर ही रहें, पाकिस्तान ना आए। लेकिन फरा साहिबा ने खुद भी तो माली फवायद उठाए होंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सिर्फ एक मीडिएटर रही, जो उनका लाइफस्टाइल जिस तरह से उन्होंने राइज किया, कुछ ना कुछ फवायद तो उन्होंने खुद भी उठाए। उतने तो नहीं उठाए हैं ना, तो फिर किसने उठाए? जितने के मसलन तोशाखाना का बड़ा अमाउंट तो उनके पास नहीं गया है ना, यूनिवर्सिटी तो उनके नाम नहीं है ना। और वो तो कहते हैं कि भाई मुझे भी बचाओ, जिस तरह अपना दिफा करते हो तो उस शिद्दत के साथ मेरी भी दिफा किया करो। अगर इमरान खान साहब करते हैं उनका दिफा, लेकिन बुशरा बीबी नहीं करती ना, लेकिन उस शिद्दत के साथ वो नहीं करती, तो वो बाज़ औक़ात इनको भी तड़ी लगाती है। तो फिर इस वक्त इनको भी सूट नहीं करता कि वो इधर आए या मीडिया पे बैठ जाएं। मसलन एक मरतबा मैंने कोशिश करके उनको इंटरव्यू के लिए आमादा किया था, तो उनको उस वक्त की बात है जब इनकी हुकूमत थी, तो फिर फवाद चौधरी साहब ने उनको रोक दिया। तो ये लोग ना ये चाहते हैं कि वो मीडिया पे आए, और ना ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आए। सही। और आजकल पता नहीं वो ज्यादातर उनके ट्रिप जो है वो यूरोप लगते हैं, स्पेन वगैरह। तो पता नहीं वो अब मैं पता कर रहा हूँ कि उनका जाना ज्यादा उधर। लेकिन अनकरीब आपको नहीं लगता कि फरा साहब वापस आ सकेंगे? ऑब्वियसली सिचुएशन जिस किस्म की है। अच्छा, अब जहाँ फरा की हमने जिक्र किया है, खान साहब, ऑब्वियसली खान साहब का भी एक अपना पॉलिटिकल सारा सर्कल है, और आजकल अदालतों में भी खासे पेश हो रहे हैं। माफी नहीं मांगते, लेकिन अफसोस का इजहार वो वक्तन फवक्तन करते हैं। लेकिन खान साहब की एक स्ट्रैटेजी रही है कि वो मुख्तलिफ कार्ड्स मार्केट में लेके आते हैं, कभी नया पाकिस्तान का, कभी अमर बिल मारूफ का। तो अभी रिसेंट उनके जहन में क्या चल रहा है? वैसे दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट स्ट्रैटेजी उनकी क्या हो सकती है? कोई नया कार्ड उनके पास है? देखिए, पिछली मरतबा उनके पास जो कार्ड था ना, वो बड़ा कन्विंसिंग था कि भाई पीपल्स पार्टी भी करप्ट है, नून लीग भी करप्ट है, और मैं इधर आके जो है सब निज़ाम को सेट कर लूँगा। अब चूंकि वो उस गुब्बारे से हवा निकल गई, ना वो कन्विक्ट करा सके इस पूरे अरसे में नवाज शरीफ को, ना मरियम नवाज को, न शहबाज शरीफ को, ना जरदारी को, ना उसकी बहन को। दूसरा, वही सारे लोग, मसलन वो बाबर अवान जो नवाज शरीफ वो जरदारी के साथ थे, वो उनके साथ भी थे। वो आजम स्वाति जो उसकी काबीना में वजीर थे, वो इनकी काबीना में। और उस दौरान इनकी हुकूमत में, ये मेरा दावा है और ये वक्त साबित करेगा कि जितनी करप्शन फिर इनकी हुकूमत में हुई, इतनी माजी की किसी हुकूमत में नहीं हुई थी। तो वो कार्ड तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हैं वो मिकेवेली के पैरोकार और बड़े श्रूड और तेज़ तरीन सियासतदान हैं। इस वक्त पाकिस्तान में मुसीबत ये कि ये हुकूमत में जितनी पार्टियां आ गई है, इन सब ने सियासत करना छोड़ दिया है। मौलाना फजलुर्रहमान हो, आसिफ जरदारी हो, मुस्लिम लीग नून हो, वो बस अब हुकूमत को एंजॉय कर रहे हैं या तमाशा देख रहे हैं। और इमरान खान साहब भरपूर सियासत कर रहे हैं, ये उनको क्रेडिट जाता है। तो पहले वो अमरीकी साजिश का उन्होंने कर दिया, लेकिन वो बात तो चल नहीं, कुछ लोगों को नहीं, हमारे पाकिस्तान में चलता है। इधर तो मौलाना सूफी मोहम्मद साहब भी जब एंटी अमेरिकन आवाज उठाते हैं, तो अब इनके लिए तो लोगों ने बंदूकें नहीं उठाई हैं, उनके कहने पे हजारों लोगों ने बंदूकें उठाई और अफगानिस्तान चले गए। तो मरने के लिए चले गए और कई लोग उसमें मर भी गए। तो ये तो बहुत ज़्यादा चलता है। हमने किसी ज़माने में देखा था कि MMA ने जब ये नारा उठाया तो वो मिलियन मार्च और उसके हमारे वो देखते, उस वक़्त भी लोगों ने ये नहीं देखा
मसलन ये आजम स्वाति अमेरिका से आ गए और बुश के लिए कैंपेन भी चलाया था और वो मौलाना फजल रहमान की पार्टी से सेनेटर बने, लेकिन ये इसमें अकल का इस्तेमाल नहीं होता। अब लोग ये नहीं देते कि भाई जिस बंदे की सगी औलाद जो है, सबसे कीमती सरमाया तो बेटे होते हैं ना, बच्चे होते हैं, वो गोल्डस्मिथ के घर बैठे हुए हैं, या फिर ट्रम्प के साथ उनकी जो थी, फिर ट्रम्प के दामाद कृष्णर के साथ जुल्फी बुखारी का वास्ता और ये सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने पहले वो अमरीकी साजिश का बयानिया वो गढ़ लिया। अब जाहिर बात है कि वो भी तो ऐसी खुराफात थी, उसकी कोई ज़मीनी हकीकत नहीं है और उससे कोई चीज़ नहीं हो सकती। फिर जाते जाते वो उसको उस तरफ ले गए, लेकिन मजहबी कार्ड इमरान खान साहब ने भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया है, जो जब से कि वो बुशरा बीबी उनकी ज़िंदगी में आई है। अब उसमें एक तो मसला ये होता है कि ये मेरे ख्याल में बाज़ लोगों को इसकी समझ नहीं होती, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि जिस बंदा ने भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस नाम को अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, अल्टीमेट अंजाम उनका बहुत बुरा हुआ है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बंदा मीडिया में हो, वो दीनी तबक़ात में हो या सियासतदानों में हो। अच्छा, वो बुरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब फिर उनकी टीम देखें, आप उनके इर्द गिर्द लोग देखें कि वो किस तरह हैं, सारे हम जैसे आम गुनाहगार लोग हैं, मज़हबी मकतबा फिक्र से नहीं है। फिर अब उनका मामला ये है कि ये कार्ड जो है ना, ये जब मजहबी लोग इस्तेमाल करने पे आ जाएं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आप नवाज शरीफ 1000 साल में भी चाहे ना, तो वो कौम परस्ती का कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो अस्फंद्यार वली खान और अख्तर महंगल और वो लोग कर सकते हैं, उसमें उनके क्रीडेंशियल है। इसी तरह अस्फंद्यार वली खान भी अगर चाहें तो वो मजहब के ठेकेदार नहीं बन सकते, तो क्योंकि आगे जाके मजहबी जमातें उनके खिलाफ इस्तेमाल करेगी। वो ये कहेंगे कि भाई तुम एक मजहब से नाबलद शख्स हो के, बगैर दाढ़ी के, बगैर पगड़ी के, बगैर मदरसे से फरागत के आप अगर मेरे खिलाफ ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर उनको तो इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकेगा ना। अब मसलन ये कल उन्होंने जो बात की है, और मैं ये चाहूंगा कि आप जरा वो क्लिप भी दिखा दें। मुल्तान आजकल हालात ऐसे हैं कि वालिद जनाब या पीपल्स पार्टी या नून लीग के लिए मेहनत कर रहा है, जब घर आता है तो पता चलता है कि बीवी बच्चे सारे तहरीक इंसाफ में आ गए। ऐसे लग रहा है ये जैसे पुराने जमाने के अंदर जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की और लोगों को इस्लाम की तरफ लेके आए और राय हक पे लेके आए, तो एक वक्त ऐसा था कि आदमी कहीं और होता था, घर में औरतें और नौजवान इस्लाम कबूल कर लेते थे। लेकिन उसके जवाब में कल चारसद्दा में मौलाना फजल रहमान की जमात के एक बंदे ने उन पे ऐसे फतवे लगाए हैं कि हम उसको चला भी नहीं सकते। ठीक, अब जाहिर बात है वो कोई मुफ्ती है, कोई मस्जिद का इमाम है या तहरीक लब्बैक के लोग हैं, जब कल वो इस कार्ड को इस्तेमाल करने पे आ जाएंगे। अब ये बात आप देख लें कि एक तरफ भाई आप खातमुन नबीयीन का तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं अदा कर सकते, आप कुरान की कोई सूरा पूरी तरह नहीं पढ़ सकते, जिस ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन से आप जलसा शुरू करते हैं, आज तक आप उसका तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं कर सके, और आप रियासत मदीना और उसका नाम लेके दूसरों के ख़िलाफ़ मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मसलन कल उन्होंने जो बात की, अब नऊज़ु बिल्लाह कहाँ सहाबा किराम और कहाँ पीटीआई, वो कह रहे थे कि चलो पीपल्स पार्टी और नून वाले जब घर में जाते हैं तो उसको फिर तशबीह दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से कि वालिदैन जो थे वो कुफार के साथ होते थे और उनके बच्चे मुसलमान हो जाते थे। तो अल्लाह के बंदे वो क्या, वो जो मुसलमान होते थे कर दिया, वो शहबाज गिल जैसे थे, वो फैसल जावेद जैसे थे, बिल्कुल वो आपका ये अरसलान खालिद जो गालम गुरूज करने वाले थे, उनके बारे में तो कुरान ने गवाही दी है कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं उनसे राज़ी हूँ और वो मुझसे राज़ी हैं। उनको सितारों की मानंद असहाबी कन नुजूम, वो दुनिया में अखलाकियात के और तहजीब के और शाइस्तगी के बेहतरीन नमूने थे।
आपके साथ जो कुछ हैं, आप वो गालम गलूच के लिए मशहूर हैं, तो आज अगर आप उससे तशबीह देंगे तो कल जब इलेक्शन कैंपेन की तरफ मामला जाएगा और मौलाना फजलुर रहमान आपके खिलाफ मजहबी कार्ड इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जब मौलाना के भी धरने थे तो मैं रोजाना ट्वीट करता था कि मौलाना साहब मजहबी कार्ड इस्तेमाल ना करें, मजहबी कार्ड इस्तेमाल ना करें। हालांकि मौलाना कहते हैं कि मैं कार्ड इस्तेमाल नहीं करता, वो मेरा काज है। सिराजुल हक कहता है कि मैं कार्ड इस्तेमाल नहीं करता, वो काज है मेरी। इसी तरह रिजवी साहब कहते हैं, खादिम रिजवी साहब के बेटे, कि मैं कार्ड इस्तेमाल नहीं करता, मेरी काज है। लेकिन अगर एनपी करेगी, अगर नून लीग करेगी, बिल्कुल पीपल्स पार्टी करेगी, नून लीग भी माजी में कुछ राइट विंग की पार्टी, लेफ्ट का थोड़ा सा गलबा आ गया है, तो वो तो कहते हैं हमारा तो भाई काज है। लेकिन खान साहब का जो है इस्तेमाल वो नहीं कहते हैं कि भाई आपका अपनी तर्ज जिंदगी, आपकी टीम के जो लोग हैं, आपकी बाकी जो चीजें हैं, वो सब कुछ, और आप अगर मजहबी कार्ड इस्तेमाल, तो मैं उस दिन से डरता हूँ। आपको लगता है कि खान साहब को ये डुबो देगा? मैं उस दिन से डरता हूँ कि क्योंकि जब इलेक्शन का माहौल बनेगा, अब तो मौलाना फजलुर रहमान साहब आराम से बैठे हैं, वो हुकूमत एंजॉय कर रहे हैं। सिराजुल हक साहब के लोग इस वक्त वो सैलाब ज़दगान और उसकी मदद में मसरूफ हैं, या फिर खादिम रिजवी साहब के लोग भी। और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि तहरीक लब्बैक भी इस दौरान जलसे के लिए जो उनका रकम था वो उन्होंने सैलाब ज़दगान को दे दिया। तो जब वो लोग इस्तेमाल करने पे आ जाएंगे तो खान साहब के लिए और उनके साथियों के लिए ये बहुत महंगा पड़ जाएगा, और उनके पास मवाद भी बहुत है खान साहब को कुछ और साबित करने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया साफी साहब। अब देखते हैं कि खान साहब का ये मजहबी कार्ड जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आया उनके लिए फायदेमंद साबित होता है या फिर संगीन नताइज लेकर आता है। आने वाले जो दिन है, आने वाला जो वक्त है, उसमें ये बड़ी हद तक वाज़ेह हो जाएगा। आज की इस नशिस्त से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।